अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है द मैडनेस ऑफ नाना पाटेकर। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चाहेंगे लेकिन स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नाना पाटेकर सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में भी किसी सरफिरे गैंगस्टर से कम नहीं है। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं अंडरवर्ल्ड में होता। नाना फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इम्प्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, ये बिल्कुल चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ा करता है। लोग थोड़े पहले से डरते थे। मैं आई वाज टू वायलेंट। मैं सुनता बहुत कम था, बोलता बहुत कम था, मैं हाथ से ही बोलता था। तो उनको इतना डांटा कि उनकी आंख से आंसू निकल गए। फिर चाहे वो विदु विनोद चोपड़ा, संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर से लड़ाई करना हो। मेरे संजय के साथ काम करना मैं भी मिस करता हूँ, लेकिन हर एक को लगता है मैं बहुत हार्श बोलता हूँ, बहुत ही मुझे गुस्सा आता है। सेल्फी लेने आए फैन को थप्पड़ मारना हो या फिर इंटरव्यू लेने आए रिपोर्टर को ही डांट देना हो। ये जो फिल्म है इनकी, पहले तो उसका नाम ही लोगों को समझ में काफी मुश्किल से आएगा। तेरे नहीं आया समझ में? नहीं, मेरे तो समझ में आया। मतलब और क्या पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे की बात, तू बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं। आज जहां बॉलीवुड की सबसे बड़ी लड़ाइयां सिर्फ ट्विटर वॉर बनकर रह गई हैं, वहां 30 साल पहले शायद ही नाना पाटेकर की कोई फिल्म लड़ाई, गाली, मार पिटाई और धमकी के बिना पूरी होती होगी। इनफैक्ट बॉलीवुड में नाना पाटेकर की पर्सनालिटी इतनी बदनाम थी कि राज कपूर ने तिरंगा में उनके साथ काम करने से मना कर दिया। संजय लीला भंसाली ने 30 साल से नाना पाटेकर के साथ कोई फिल्म नहीं करी है। नाना पाटेकर ने अवार्ड शोज में जाना बंद कर दिया क्योंकि लगभग हर अवार्ड की हर जूरी मेंबर में से आधो के साथ तो नाना पाटेकर कभी ना कभी लड़के बैठे हुए हैं। मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि जूरी में जो होते 4, 5, 6, उसमें से 3-4 से तो मेरा झगड़ा हुआ होता है। राजनीति के सेट पर डायरेक्टर प्रकाश झा को नाना ने इतना डांटा कि उनके आंसू निकल गए। प्रकाश झा जब राजनीति के सेट पर थे, उन्होंने आपसे कहा गाना गाने के लिए, तो उनको इतना डांटा कि उनकी आंख से आंसू निकल गए। और नाना का वो गुस्सैल नेचर जिसे वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, वो शायद कुछ हद तक तुम्हें समझ आ भी सकता है, क्योंकि द फैक्ट इज कि नाना पाटेकर की माँ अपेरेंटली एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करती थी। हमारे माँ की तरफ से जो सभी जो है ना, सब अंडरवर्ल्ड वाले। और नाना पाटेकर अगर अपनी टीनेज में ही थिएटर में ना घुसते तो शायद वो खुद आज एक अंडरवर्ल्ड के डॉन होते। हम वैसे ना बने, इसलिए हमें उठा के माँ गाँव लेके गई, नहीं तो हम भी वहीं होते। पर इतनी प्रॉब्लमैटिक पर्सनालिटी, इतना डिमांडिंग, डिमीनिंग नेचर होने के बावजूद नाना पाटेकर 45 साल से बॉलीवुड में रेलेवेंट कैसे हैं? This kind of face, this kind of attitude, person can linger here in this industry for 50 years. तो थोड़ा सा कुछ तो होगा ना। 50 साल हमको बर्दाश्त करते रहे इंडस्ट्री वाले। इस वीडियो के एंड तक इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन इस वीडियो का मेन पर्पस है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द अनसीन एंड मिसअंडरस्टूड साइड ऑफ नाना पाटेकर, क्योंकि शायद वो बॉलीवुड के सबसे गुस्सैल बदनाम एक्टर के साथ साथ सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी हैं। इनका कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर्स की कमी ना तो 90s में थी और ना ही आज अच्छे मेथड एक्टर्स की कमी है। सो व्हाई डज बॉलीवुड कीप गोइंग बैक टू नाना पाटेकर? क्योंकि इसका कारण सिर्फ उनकी अच्छी या कहूं ग्रेट एक्टिंग तो नहीं हो सकती। हाँ, माना उन्हें 3 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, पद्मश्री तक मिल चुका है। सत्यजीत रे से लेकर रणवीर सिंह और मनोज वाजपेयी, हर कोई उनके एक्टिंग, उनके अभिनय का दीवाना है। The arrival of Nana Patekar has changed a lot. अमिताभ बच्चन उनके एक्टिंग की तारीफ करते हुए उनको पर्सनल लेटर लिखते हैं। पर क्या सिर्फ अच्छा एक्टर होना काफी है? क्योंकि अच्छे एक्टर तो गोविंदा और राजेश खन्ना भी थे, पर उन्हें भी अपने इनडिसिप्लिन, अपनी कंट्रोवर्सीज के चलते फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। तो फिर नाना पाटेकर में ऐसा क्या है कि ना तो उन्हें 90s के समय फिल्मों की कभी कमी पड़ी और ना ही आज, जब उन पर उनकी को एक्ट्रेस ने हरासमेंट का इल्जाम लगाया। उनके शॉर्ट टेम्पर, अड़ियल और कंट्रोलिंग नेचर के किस्से मशहूर हैं। जब उन्हें हिंदी भी ढंग से नहीं आती। यार इतनी अच्छी मैं हिंदी बोल लेता ना, मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है। ना तो नाना पाटेकर का बैकग्राउंड फिल्मों का है, ना ही वो फिल्मों में फिट होने की कोशिश करते हैं। तो इस सब के बावजूद नाना पाटेकर की, जो शायद 90s के एक फॉरगॉटन हीरो होने चाहिए थे, आज इतनी कल्ट फैन फॉलोइंग कैसे है, वो भी बिना किसी पीआर के? कल्ट
ऑफ नाना पाटेकर समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वरना तुम्हारे लिए रस्टी भाई हर हफ्ते ऐसी डीप डाइव्स पॉप कल्चर के बारे में कैसे लेके आएंगे। नाना पाटेकर या कहूं विश्वनाथ पाटेकर का जन्म 1951 में एक वेल टू डू मराठी फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिता का टेक्सटाइल प्रिंटिंग का बिजनेस था और उनकी माँ वेरी इंटरेस्टिंगली एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर फैमिली से आती थी। हमारे माँ की तरफ से जो सभी जो है ना, सब अंडरवर्ल्ड वाले। पर एक ही झटके में सब कुछ तब बदल जाता है जब नाना पाटेकर के पिता के बिजनेस पार्टनर धोखे से एक गलत डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवा के उनसे सब छीन लेते हैं। वो अचानक से कहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ कि एक रात में वो सब कुछ चला गया। उनका पूरा बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम सब चला जाता है। वो किसी ने उसको गफला कर दिया और हो गया। उनके साथ बिजनेस में धोखाधड़ी हुई। हाँ। आई नो इट साउंड्स लाइक अ बॉलीवुड मूवी का स्टोरी, पर सच था ये कि 7वीं क्लास में पढ़ने वाले नाना पाटेकर को अपना घर चलाने के लिए मूवी के पोस्टर्स को प्रिंट करने का काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। घर से 8 किलोमीटर पैदल जाना, 8 किलोमीटर वापस आना। 13 साल के नाना पाटेकर उस समय 1964 में एक वक्त के खाने और 35 पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो 8 किलोमीटर पैदल जाओ, 8 किलोमीटर पैदल चल के आ जाओ। 16 किलोमीटर चलना पड़ता था, 35 रुपए मिलता था और एक वक्त का खाना मिलता था। ये पैसे कमाने का स्ट्रगल उनका कॉलेज तक चलता रहा। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी। लेटरिंग का ज्यादा काम था मेरा, स्पेशलाइज मैंने लेटरिंग में किया था। 15-15 रुपए के लिए रात को जीब्रा क्रॉसिंग्स पेंट करी। हम ये जेब्रा क्रॉसिंग रहती थी ना, हाँ जी हाँ जी, वो हम पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे। पर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स ने नाना पाटेकर को फिर कुछ ऐसा दिया जिसको वो फाइनली अपनी आइडेंटिटी मान सकते थे। अपना प्राइड, टैलेंट और इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए एक जरिया मान सकते थे, और वो थी एक्टिंग। 1970s आते आते मराठी सर्किट में लोग नाना पाटेकर को अपनी मेथड, स्टाइल, एक्टिंग और डीप कैरेक्टर वर्क के लिए जानने लगे थे। भाल्या, हमिद भाई चिकोटे और वासना कार्ड जैसे नाटकों ने नाना को अवार्ड्स और थोड़े बहुत पैसे तो दिए ही। नाटक में काम करते ही थे, स्कूल में, गांव में भी। तो फिर स्टेट कंपटीशन शुरू हुआ हमारा, तो उसमें कुछ अवार्ड मिल गया, तो हमको साक्षात्कार हुआ कि हम एक्टर हैं। पर साथ ही दी एक आइडेंटिटी जिससे वो अपने पिता को प्रूव कर सकते थे कि नाना पाटेकर अपने 2 भाइयों से कम नहीं है। तो मुझे हमेशा लगता था कि वो पिताजी जो है, हमारे दूसरे जो भाई है, उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो हम नाटक में काम कर रहे थे, वो पिताजी मुंबई से वो देखने आए। मैंने कहा ये अच्छा जरिया है उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने का, नाटक करते रहो। और शायद यही कारण भी था कि नाना पाटेकर ने फुल टाइम थिएटर करने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी। अपने सबसे लंबे चलने वाले नाटक पुरुष में नाना पाटेकर ने 16 साल तक बहुत इंटेंस और लाजवाब तरीके से विलन का रोल निभाया था। लगातार 16 साल ये नाटक करने के बाद इतने अच्छे और रियलिस्टिक तरीके से कि लोग विलेन को मारने के लिए जूते चप्पल स्टेज पे फेंकते थे। हाँ, वो बात अलग थी कि ये जूते चप्पल नाना पाटेकर दी एक्टर के लिए किसी मेडल से कम नहीं थे। और इंटरेस्टिंग बात ये भी कि इतने साल थिएटर करने के बावजूद नाना पाटेकर को फिल्मों में जाने का, बॉलीवुड में स्टार बनने का कोई शौक नहीं था। वो तो 1000-2000 लोगों के सामने थिएटर में एक्टिंग करने से खुश थे। पर शायद नाना की एक्टिंग, उनकी इंटेंसिटी, उनके टैलेंट को करोड़ों लोग देखना डिजर्व करते थे। और इस बात का सबसे पहला एहसास हुआ उनकी मराठी को स्टार स्मिता पाटिल को, जो उस समय तक बॉलीवुड में ठीक ठाक काम कर चुकी थी। एंड स्मिता ने नाना को बॉलीवुड में आने के लिए फोर्स किया, क्योंकि शायद वो जान चुकी थी कि नाना कितने बड़े एक्टर बन सकते हैं। एंड इन दी एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1978 में नाना पाटेकर ने गमन मूवी के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करा, और अगले 20 सालों में नाना पाटेकर बन गए बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट मेथड एक्टर्स में से एक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि गरीबी, गुमनामी, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट की दिक्कतें जो बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स को फेस करनी पड़ती थी, नाना पाटेकर ने उनमें से एक भी नहीं देखी। गमन और आज की आवाज जैसी कुछ और फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने के बाद नाना को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला 1986 में रिलीज हुई फिल्म अंकुश से। अगर तेरे को पता नहीं है ना तो बताता हूँ, गणपति तेरा या मेरा है एक ही, और डूबेगा भी एक ही पानी में। और ये रास्ता तेरे बाप का नहीं है जो बच्चों की तरह पटाखे उछालते। सिर्फ 13 लाख में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 90 लाख का बिजनेस किया। सरप्राइज हिट तो बनी, पर उससे ज्यादा अहमियत इस मूवी की थी कि नाना पाटेकर को अपनी एक्टिंग के लिए मिला वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ऑडियंस का प्यार और पॉपुलैरिटी, जो कि उस समय बॉलीवुड में आम बात नहीं थी। क्योंकि कमर्शियल बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स के लिए ना तो ज्यादा जगह थी, ना रिकॉग्निशन। बलराज साहनी, संजीव कुमार और ओम पुरी जैसे एक्टर्स एग्जिस्ट तो करते थे, पर शायद सिर्फ एक लो बजट फिल्म में लीड का काम करने के लिए, या फिर किसी बड़ी फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाने के लिए। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, सनी देओल, संजय दत्त, बॉलीवुड उन्हीं एक्टर्स को सुपरस्टार तब मानता था जिनके पास एक स्क्रीन प्रेजेंस, अच्छी बॉडी, चार्म और करिश्मा था, ना कि डेप्थ और वॉलेटिलिटी। और अगर गलती से नसरुद्दीन शाह जैसा कोई सीरियस एक्टर मेन स्ट्रीम सिनेमा के लीडिंग रोल्स में आ भी गया, इंस्पेक्टर माइक लोबो, at present under suspension
for being under the influence of alcohol. तो तब ऑडियंस को पता था कि उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जा सकता है, एक सीरियस सी क्वाइट सी मूवी जिसके एंड में शायद एक सोशल मैसेज होगा। लेकिन इस हालत में तुम अकेली सड़क पे क्यों निकलती हो? चलना पड़ता है, 2 जून की रोटी के लिए चलना ही पड़ता है। जिसको क्रिटिक्स और फिल्म मैगजीन की तारीफ तो मिलेगी पर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं करेगी। बट दिस वाज अबाउट टू चेंज विद नाना पाटेकर। 1989 में आती है परिंदा। क्या नहीं था उसके पास? पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बच्चा था, बच्चे को मार डाला, खुद को जला डाला। हम क्या किया देखते बैठा, भूल गया। 1992 में तिरंगा। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। 1994 में क्रांतिवीर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। 1996 में अग्नि साक्षी। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? इन फिल्मों ने ना सिर्फ नाना पाटेकर को एक कमर्शियली सक्सेसफुल मेथड एक्टर बनाया, बल्कि नाना को एक रॉ, सुपर रियलिस्टिक, एंग्री, इंटेंस कैरेक्टर रोल्स प्ले करने वाले एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। परिंदा में अन्ना बनकर एक साइकोलॉजिकल गैंगस्टर प्ले करना, क्रांतिवीर में प्रताप नारायण तिलक बनकर करप्शन, इनजस्टिस और फेक नेशनलिज्म पर मोनोलॉग देना, तिरंगा में द लेजेंडरी राजकुमार के साथ एक सीरियस इंस्पेक्टर का रोल निभाना और अग्नि साक्षी में कंट्रोलिंग, अब्यूजिंग और डरा देने वाला विलन बनना। नाना की ये फिल्में उस समय आई जब बॉलीवुड में सॉफ्ट रोमांटिक मूवीज का चलन था। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान में द न्यू चॉकलेटी लवर बॉय बनने का कंपटीशन चल रहा था। हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी मूवी सुपर हिट हो रही थी। उस समय नाना के ये सीरियस, रियलिस्टिक, इंटेंस रोल्स ना सिर्फ बॉलीवुड के ट्रेंड पर एक कैड़ा थप्पड़ था, बल्कि एक स्टेटमेंट भी थी कि एक मेथड एक्टर भी कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकता है, बॉलीवुड में सुपरस्टार बन सकता है, एक कल्ट फॉलोइंग एस्टैब्लिश कर सकता है। और कल्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं। क्रांतिवीर के लास्ट मोनोलॉग तो उन लोगों को भी याद है जो 1994 में शायद पैदा भी नहीं हुए। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। लेजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो नाना पाटेकर के साथ काम करना चाहते हैं। His personal diary he wrote that I want to work with Nana Patekar. पर इन सब के बावजूद, एक सुपरस्टार बनने के बाद भी, बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद भी, नाना पाटेकर का नाम सुनते ही उनके को एक्टर्स, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और शायद मेरे तुम्हारे मन में भी सिर्फ एक ही चीज आती है, नाना पाटेकर का गुस्सा, उनका इम्पेशंस, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और उनकी प्रॉब्लमैटिक पर्सनैलिटी, जो शायद कारण भी है 90s के बाद ज्यादातर फिल्मों में लीड में ना रहने का। एक साइड एक्टर से सुपरस्टार बनने के बाद वापस एक साइड एक्टर बनने का। अगर आज तुमसे पूछो एक मुश्किल एक्टर जिसकी डायरेक्टर्स बुराई करते हैं, तो शायद तुम्हारे सामने आमिर खान का नाम आएगा। वो बदनाम है इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स के साथ उनके काम में इंटरफेयर करने के लिए, स्क्रिप्ट में उनके मुताबिक चेंजेस करवाने के लिए, मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करने के लिए, या जैसा कुछ लोग रिसेंटली कहते हैं नाकाम कोशिश करने के लिए। उनके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तुम जाके देख सकते हो। पर तब भी आमिर खान की किसी डायरेक्टर के साथ किसी सीरियस नोक झोंक हाथापाई वाली खबरें तुम्हारे सामने नहीं आई। क्रिएटिव फील्ड में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एग्जिस्ट कर ही सकता है, पर इन डिफरेंसेस को हैंडल करने का जो तरीका नाना पाटेकर का था, अगर उस समय पापराजी और सोशल मीडिया कल्चर होता तो नाना पाटेकर शायद कब के कैंसिल हो चुके होते। क्योंकि अपनी पहली सुपर हिट कल्ट क्लासिक फिल्म परिंदा के दौरान नाना पाटेकर की विधु विनोद चोपड़ा के साथ सेट पर लंच ना मिलने पर लड़ाई हो गई। पहला झगड़ा परिंदा में नाना से ये हुआ था कि उसने खाना मांग लिया था दोपहर को। मैंने कहा घर से नहीं लाया खाना। और गाली गलोच तो छोड़ो, बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसमें नाना का कुर्ता तक फट गया जो उन्हें अगले सीन में पहनना था। उसने माँ बहन की गाली दी और मैंने उसका कुर्ता फाड़ दिया। आई नो थोड़ा सरप्राइजिंग है टू हियर दिस, पर नाना पाटेकर को इस चक्कर में अपना वो सीन मूवी में सिर्फ बनियान में करना पड़ा था। वो शॉट उसने बनियान में किया है क्योंकि कुर्ता फट गया था। पर डायरेक्टर पर हाथ उठाना, गाली गलौज करना, अपनी रेप्यूटेशन की परवाह किए बिना लड़ाइयां करना, ये नाना पाटेकर पहली बार नहीं कर रहे थे। 1984 में जब बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा के साथ एक फिल्म करते हुए नाना पाटेकर को एक रेपिस्ट का रोल ऑफर किया गया, तो नाना इतने ऑफेंड हो गए कि भर भर के रवि को गाली सुनाई। मुझे ले गई बीआर चोपड़ा जी के साथ। उनका बेटा रवि चोपड़ा डायरेक्ट कर रहा था आज की आवाज। उसमें एक 4 हेंचमैन थे जो रेपिस्ट बच्चे थे, उसमें से एक रोल हमको ऑफर किया। अब मैं यहाँ मैंने क्या बोला वो बोल नहीं सकता। आपने गालियां बकी। हाँ, वो तो मतलब वो आ गई बाहर। नाना अपनी जिद पर अड़े रहे और एंड में डायरेक्टर रवि चोपड़ा को नाना पाटेकर को दूसरा कोई विलन का रोल ऑफर करना पड़ा, जिसको करने के लिए भी नाना ने शर्त लिख दी कि ये अपना रोल खुद लिखेंगे। अच्छा, तू तो वो रोल करेगा क्या, वो
मेन जो विलन का है वैसा। मैंने कहा एक शर्त पे मैं लिखूंगा, वो जो है लिखा हुआ वो सही नहीं है। बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, बट बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट एक्टर, नाना पाटेकर को सिनेमा की, फिल्मों की, ऑडियंसेस की इतनी समझ है कि अपने ज्यादातर रोल्स, डायलॉग्स और कैरेक्टर्स वो डायरेक्टर के साथ बैठ के खुद लिखते थे। तो स्क्रिप्ट के दौरान ही हमारा उनके डिस्कशंस हो जाते, उनकी तरफ से भी बहुत सारे एडिशन ऑल्ट्रेशन हुए। वो बोला मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, चाहिए ये लाइन नहीं बोलूंगा, मैं इसको एक्सप्रेशन से कह दूंगा। हाँ, क्रेडिट्स में भले ही उनका नाम ना आए, पर नाना पाटेकर की हर लड़ाई, हर हाथापाई, हर गाली गलौज सिर्फ एक पर्पस के लिए होती थी, और वो था उस फिल्म को, उस किरदार को बेहतर बनाना। बिकॉज आमिर खान को तो लोग आज जानते हैं, पर उनसे पहले नाना पाटेकर इज द ट्रू बॉलीवुड परफेक्शनिस्ट। और झगड़े किसके लिए? इसके लिए नहीं कि तू मुझसे बेहतर कर रहा है, इसलिए कि तू बेहतर नहीं कर रहा है। 1996 में खामोशी की शूटिंग के दौरान वंस अगेन संजय लीला भंसाली के साथ नाना पाटेकर की एक बहस हुई, और नाना ने संजय लीला भंसाली को, जिनको हम आज ग्रैंड संजय लीला भंसाली जानते हैं, नाना ने इतनी गालियां सुनाई कि संजय लीला भंसाली ने नाना के साथ कभी फिल्में ना करने की कसम खा ली। और अपने गुस्से या कहें अनसिविलाइज्ड बिहेवियर से नाना पाटेकर खुद वाकिफ हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इंप्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, ये बिल्कुल चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ा करता है। बट मे बी ही जस्ट कैन नॉट कंट्रोल इट, क्योंकि एज के साथ उनकी मैच्योरिटी, एक्टिंग रेंज तो बढ़ी रही थी, पर उनका गुस्सा और वो अनसिविलाइज्ड बिहेवियर कभी ठीक नहीं हो पाया। जैसे 2010 में राजनीति की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने प्रकाश झा को अपनी वैनिटी वैन में बुलाकर इतना डांटा कि उनके आंसू निकल गए। वो भी तब जब प्रकाश झा एंड नाना पाटेकर वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। एक बार फिर अक्षय कुमार की और नाना पाटेकर की लड़ाई की खबरें सामने आई, और नाना पाटेकर ने अपने गुस्से की वजह से न सिर्फ दोस्त खोए, बल्कि कई सुपरहिट फिल्में भी खोई। डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने से डरने लगे। वेडनेसडे में द कॉमन मैन का जो कैरेक्टर नसीरुद्दीन शाह ने निभाया, उसके लिए फर्स्ट चॉइस नाना पाटेकर थे, पर अपेरेंटली डायरेक्टर नीरज पांडे को सेट पर नाना पाटेकर से गालियां नहीं सुननी थी, तो उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था, नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो पांडे ने कहा नहीं यार, वो कहीं मार खाना पड़ेगा। नाना पाटेकर जिनको 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, उनको अवार्ड्स तक मिलने बंद हो गए, क्योंकि लगभग हर जूरी मेंबर के साथ नाना पाटेकर कभी ना कभी लड़के बैठे थे। मेरा तो प्रॉब्लम यह है कि जूरी में जो होते 4, 5, 6, उसमें से 3, 4 से तो मेरा झगड़ा हुआ होता है। पर एक चीज थी जो उन्हें मिलनी कभी बंद नहीं हुई, और वो था बॉलीवुड में काम। क्योंकि कितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाए, कितने ही लोग नाना पाटेकर को बॉयकॉट कर दें, पर सच तो ये था कि नाना पाटेकर की वैल्यू, इनकी एक्टिंग, सिनेमा की समझ और प्रेजेंस की वैल्यू को फैंस ही नहीं, मानो पूरा बॉलीवुड समझता था। और जैसा कि हमने बताया कि गोविंदा और राजेश खन्ना भी ग्रेट एक्टर्स थे, पर फिल्म मेकिंग एट द एंड ऑफ द डे इज अ बिजनेस। और अगर 2-4 गालियां लेने देने से, सेट पर लड़ाइयां करने से अगर फिल्म हिट हो रही है, एक कल्ट क्लासिक बन रही है, तो ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को इससे कोई खास दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जो बात नाना पाटेकर को बाकी एक्टर से अलग बनाती है, वो है उनका पैशन, परस्यूट ऑफ परफेक्शन, कमिटमेंट और उनकी डेडिकेशन। प्यार करो यार अपने काम से, ये काम नहीं है, ये मेरा जीने का तरीका है अपना। अगर काम होता तो मैं थक जाता। क्रांतिवीर का वो कल्ट सीन जो आज शायद मीम कल्चर का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है, वो शायद फिल्म का पार्ट ही नहीं होता अगर नाना पाटेकर, जो उस समय हॉस्पिटलाइज थे, सेट पर आते नहीं। डायरेक्टर मेहुल कुमार ने सीन के लिए 500 लोगों की भीड़ को पैसा देकर बुलाया था। उनकी फीस वो सेट, फिल्म के टाइट बजट को ध्यान में रखते हुए शायद दोबारा कभी पॉसिबल ही नहीं होता। पर नाना पाटेकर डॉक्टर्स को लेकर सेट पर आए, सीन को रिकॉर्ड किया, और मजे की बात तो ये कि क्लाइमैक्स को वो मोनोलॉग स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था, नाना पाटेकर के मन में जो भी उस सीन में आया, 1 टेक में रिकॉर्ड किया। ये पूरा सीन ये इम्प्रॉम्प्टू है। हाँ, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखना, मुझे लटका देंगे, दवाई से बाहर आ जाएंगे, आके बाहर आ जाएंगे। ये वहां जाने के बाद हमने क्या, एक टेक में बोलते गए। और नाना की ये सिनेमा की नॉलेज, उनकी राइटिंग, उनके टैलेंट का ये अकेले एग्जांपल नहीं है। 1986 में अंकुश की शूटिंग जब पैसों की कमी के कारण प्रोड्यूसर्स को बीच में रोकनी पड़ी, तब नाना पाटेकर ने अपना घर 2 लाख रुपए में गिरवी रख दिया ताकि फिल्म पूरी हो सके। और एक सुपरस्टार बनने के बाद जब एक आम एक्टर अपने फिल्मों को, अपने फैंस को फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, नाना पाटेकर हर एक सीन को अगले दिन सेट पर परफॉर्म करने से पहले घर पर घंटों तक प्रैक्टिस करते थे। रात को मतलब पैकअप के बाद 100 बार रिहर्सल में अपने आप करता हूँ, ताकि अगले दिन सेट पर रीटेक ना लेना पड़े। मुझे जब रीटेक होता है तो बड़ा अपमान लगता है यार। प्रहार के लिए नाना पाटेकर ने 2.5 साल ट्रेनिंग करी। खामोशी में एक डेफ एंड डम बाप का रोल प्ले करने के लिए 14 महीने साइन लैंग्वेज सीखे। शायद यही कारण था कि दिलीप कुमार से लेकर रणवीर सिंह तक, रजनीकांत से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब नाना
पाटेकर को बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में रखते हैं। एक मेथड एक्टर होने के बावजूद नाना पाटेकर शायद इकलौते हैं जो प्रोड्यूसर्स के सामने करोड़ों रुपए की डिमांड रख सकते हैं। रिडली स्कॉट, जिन्होंने मॉडर्न सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म ग्लैडिएटर बनाई थी, वो 2008 में लियोनार्डो डी कैप्रियो स्टारर फिल्म बॉडी ऑफ फ्लाइज में नाना को कास्ट करना चाहते थे, पर नाना ने वो रोल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो स्क्रीन पर एक टेररिस्ट का रोल प्ले करें। लेकिन टेररिस्ट का रोल क्यों करे यार? नाना के गुस्से, उनकी इम्पेशेंट नेचर और बोलने से पहले एक बार भी ना सोचने वाली आदत, इस सब ने उनके फिल्म करियर पर थोड़ा बहुत इफेक्ट भले ही डाला हो। 2-4 फिल्में उनको ना मिली हो, 2-4 अवार्ड हाथ से चले गए, पर बॉलीवुड उन्हें पूरी तरह से कभी भी कैंसिल नहीं कर पाया। और इसका कारण उनकी एक्टिंग, फाइनेंशियल सक्सेस, कल्ट क्लासिक फिल्में देना तो था ही, बट इन माय ओपिनियन उसका एक बहुत बड़ा रीजन था नाना पाटेकर खुद, जिसके बारे में हर न्यूज़पेपर, इंटरव्यू में लोगों ने, फिल्म मैगजीन्स ने लिखा और बोला तो बहुत कुछ, पर नाना पाटेकर द ह्यूमन बीइंग को समझने की कोशिश कभी नहीं करी। और यही कारण है दैट नाना पाटेकर इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड बॉलीवुड एक्टर्स। हाँ, इसमें तो डाउट अभी तक नहीं है कि एट टाइम्स नाना पाटेकर शॉर्ट टेम्पर्ड है, एरोगेंट है, इंटिमिडेटिंग है और कई हद तक प्रॉब्लमैटिक भी हो जाते हैं, बट दैट इज नॉट ऑल। देयर आर मोर लेयर्स टू हिज पर्सनालिटी, जिसकी वजह से वो 45 साल बाद भी बॉलीवुड में रेलेवेंट है। This kind of face, this kind of attitude, person can linger here in this industry for 50 years. तो थोड़ा सा कुछ तो हमें कुछ तो होगा ना। 50 साल हमको बर्दाश्त करते रहे इंडस्ट्री वाले। पर इसके साथ एक सच और भी है कि शायद नाना पाटेकर ऐसे आखिरी एक्टर हैं क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी को बॉलीवुड भी ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। बॉलीवुड में लगातार रेलेवेंट रहने का, लगातार साल दर साल फिल्में मिलते रहने का अगर कुछ एक मार्कर है तो वो है इंडस्ट्री में एक एक्टर की इमेज कैसी है, लोग उसे कैसे परसीव करते हैं, जर्नलिस्ट उनके बारे में क्या लिखते हैं, कंट्रोवर्सी से वो कितना दूर रहते हैं। पर नाना पाटेकर ने ना तो कभी अपनी इमेज खराब होने की चिंता करी, ना ही उसे इंप्रूव करने के लिए कभी कुछ किया। इवन इन टाइम्स, आज के टाइम जब पीआर मशीनरी अच्छे से एग्जिस्ट करती है, एंड मेरे नजर में ये शायद सिर्फ इसलिए है क्योंकि नाना पाटेकर इज टू रियल फॉर द पीआर गेम। उन्हें जमीन से उठने के बाद, गरीबी और स्ट्रगल झेलने के बाद सक्सेस तो मिली, बट अनलाइक मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड, नाना ने कभी अपने रूट्स नहीं छोड़े। शायद यही कारण है कि नाना पाटेकर आज भी हर जगह कुर्ता और गमछा पहनकर चले जाते हैं, फिर चाहे वो पॉडकास्ट हो, केबीसी का एपिसोड हो या उनकी नई फिल्म का लॉन्च हो, वो आज भी गाँव में रहते हैं, आज भी खेती करते हैं। पूना में नहीं रहते, झूठ बोलते हैं। ये पूना से दूर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कहीं एक फार्म हाउस है खड़गवासला में, वहां रहते हैं। अपना खाना खुद बनाते हैं, इनफैक्ट गांव के घर में जिम बनाकर वहां बॉडी बिल्डिंग करते हैं। नाना मुंबई आकर बॉलीवुड में काम जरूर करते हैं, बट ही डज नॉट बिलोंग देयर। मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा। क्योंकि शायद जो फेकनेस, पॉलिटिकल करेक्टनेस और पोलाइटनेस बॉलीवुड में रहने के लिए, उस सक्सेस को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो नाना पाटेकर के रियल लाइफ कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी में है ही नहीं। वो आज भी वो इंसान है जिसे इमोशंस फील होते हैं, जिसे गुस्सा आता है, जिसे वो अपने तरीके से शो करता है, जिसे सिर्फ प्रोफेशनल कनेक्शंस नहीं, गहरे रिश्ते भी चाहिए, जो काम के बाद भी, फिल्म खत्म होने के बाद भी टिके। और यही कारण है नाना पाटेकर की हर चीज को लेकर इंटेंसिटी का। फिर चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ उनके रिश्ते, नाना पाटेकर इज रॉ एंड रियल एज वन कैन बी। वो ना तो अपने बेस्ट फ्रेंड को डांटने से डरते हैं, ना अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार के साथ लड़ने से, बट जस्ट लाइक एवरीथिंग, नाना के इस अनफिल्टर्ड नेचर का भी एक कॉस्ट है जो उन्हें अपने पूरे करियर में चुकाना पड़ा है, जिसकी वजह से शायद डायरेक्टर्स ने उन्हें लीड रोल्स में कास्ट करना बंद कर दिया। उनका ये रॉ, रियल, डायरेक्ट नेचर जो मन में है उसको वैसे ही बोल देने वाला नेचर शायद बॉलीवुड के साथ ज्यादा समय तक सिंक नहीं हुआ। इसलिए जब 2018 में तनुषी दत्ता ने नाना पाटेकर पर हरासमेंट का आरोप लगाया, तब बॉलीवुड से नाना पाटेकर को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उनकी इमेज, उनकी परसेप्शन, एक्टर्स, डायरेक्टर के साथ उनकी लड़ाइयों के किस्से और कुछ हद तक स्क्रीन पर निभाए गए नाना पाटेकर के किरदार, सब कुछ नाना पर लगे एलिगेशन सच है इस तरफ पॉइंट कर रहा था। इवेंचुअली कोर्ट ने नाना को क्लीन चिट दे दी, पर इससे ये जरूर पता चल गया कि इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बावजूद ज्यादातर लोगों को नाना पाटेकर की तरफ कोई एम्पैथी नहीं थी। लोग उन्हें पूरी तरह से कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो जितने कठोर, बेबाक और गुस्से वाले हैं, उतने ही सॉफ्ट, इमोशनल और फेमिनिन भी हैं। नाना की एक ऐसी साइड है जिसे मीडिया ने कभी ग्लैमराइज नहीं किया। Working with Nana Patekar has been a pleasure up till now because he is a thorough gentleman, a very helpful, cooperative person. न्यूज चैनल पर कभी उसकी बात नहीं हुई और नाना पाटेकर को खुद अपनी अच्छाई के बारे में बात करने की शायद आदत ही नहीं। तो चलो हम कर लेते हैं, क्योंकि 2015 में जब नाना ने महाराष्ट्र के किसानों को अपनी जान लेते देखा तो उन्होंने अपनी नई कार के लिए जोड़े हुए 1.5 करोड़ रुपए
किसानों के परिवार को डोनेट कर दिया। हम एक नई गाड़ी खरीदना चाहते थे, हमने पैसे इकट्ठा कर लिए थे, 1.5 करोड़ रुपए हमने रख दिए, नई गाड़ी लेते चलो। टीवी देख रहा था, किसान ने आत्महत्या की थी, उसके फैमिली का इंटरव्यू चल रहा था। हमारा ये दोस्त है मकरंद अनासपुरे मराठवाड़ा का, तो उसको हमने फोन किया, मैंने कहा 1000 जो है जिन्होंने आत्महत्या की उनके फैमिली को 15,000 का एक चेक भेज दो, 15 1.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे। उस इंसिडेंट से उन्हें इतना हार्ड हिटिंग रियलाइजेशन हुआ कि अपनी दोस्त मराठी सिनेमा की अपनी दोस्त मार्कंड अनासपुरे के साथ मिलकर नाम फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। और नाना पाटेकर जो आज भी खेती करते हैं, उन्हें शायद एक पर्सनल लेवल पर पता है कि एक किसान के लिए, उसके परिवार के लिए वो फसल कितनी जरूरी है। 2013 में जब अनशन पर बैठे अन्ना हजारे की तबीयत खराब हुई तो नाना उनसे जेल में मिलने गए। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तब नाना पाटेकर पटना जाकर सुशांत के पिता से मिले, क्योंकि शायद नाना पाटेकर जानते थे कि अपने बेटे को खोने का दुख क्या होता है। और ये तो फिर भी पिछले 10-12 सालों की बात है। 1999 में नाना पाटेकर तो ऐसे थे जब उन्होंने कारगिल वॉर में लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को फोन मिलाया, उनसे परमिशन ली और 2 महीने तक इंडियन आर्मी में सर्व करके भी आए। जो नाना पाटेकर अपने से इंटरव्यू लेने आए जर्नलिस्ट या फैन को थप्पड़ मारने से पहले नहीं सोचते, जिन्हें शायद हिंदी तक ढंग से नहीं आती, वो माधुरी दीक्षित के प्यार में 3 मिनट लंबी कविता सालों बाद तक याद रखते हैं। माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भूला नहीं मैं। एंड नाना पाटेकर का ये रूप, उनकी सॉफ्ट इमोशनल साइड लोगों ने भले ही ना देखी हो, पर ये एग्जिस्ट तो करती है। अपने को एक्टर्स के लिए चिंता, समाज को बेहतर बनाने की उनकी मुहिम और फिल्मों की तरफ उनका पैशन, यकीन करना मुश्किल है पर ये सब उसी पर्सनालिटी का पार्ट है जिसके लिए नाना पाटेकर बॉलीवुड में बदनाम है, जिसकी वजह से लोग उन्हें परिंदा का वो विलन मानते हैं जो बात बात पर अपना माथा पीटता है। पर जिन लोगों ने नाना पाटेकर की ये साइड देखी है, उन्हें पता है कि नाना पाटेकर जितने गुस्सैल, इंपल्सिव, इंटेंस, एंग्री हैं, शायद उनके दिल में इंटेंशंस हमेशा बहुत साफ हैं। एंड दैट इज व्हाई नाना पाटेकर इज प्रोबब्ली द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एक्टर ऑफ बॉलीवुड। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ। और ऐसी एक और वीडियो यूट्यूब एल्गोरिथम तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। डीप डाइव्स की पूरी एक प्लेलिस्ट है, हर हफ्ते तुम्हारे लिए वीडियोस लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि जो इंसान गुस्से का तेज़ होता है ना और जो कड़वी बात बोल देता है वो दिल का साफ होता है, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि उसको सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है। तो मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी कि जब कोई इंसान अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत हार्श होना उसके लिए ज़रूरी है या किसी को मारना पीटना ज़रूरी है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं ना ज़्यादातर वो कड़वे ही लगते हैं दूसरों को। वैसे जो आपने स्टार्टिंग में ये बात की है ना, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा इस बात से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो जानबूझ के जो है ना अगले बंदे को डाउन कराने के लिए, या पता होगा उसको कि भाई अगले बंदे की दुखती रग कौन सी है, वो उसी को पकड़ के ऐसी बात कहेंगे कि अगले बंदे को बुरा लगे और जो है ना बाद में ये कह दिए मैंने तो सच्ची बात की और मैं क्योंकि मेरा दिल साफ़ है, ये वो। बहुत सारे लोग मैंने इस तरह के भी देखे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो वाकई में हकीकत में इस तरह के होते हैं कि जो भाई शुरू से ही साफ बात करके आते हैं, उनके ना आपको कॉल ऑफ फेल जो यानी कि बोलने में और करने में जो है ना कोई खासा फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आता। नाना पाटेकर जी की जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उनकी मैंने ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी हुई, लेकिन जितनी मैंने उनकी मूवीज़ जो हैं वो देखी हुई हैं, ख़ासतौर पर उनकी वो मूवी आई थी एक शाहरुख खान सर के साथ जिसमें गाना था इश्क मीना, मैं उस मूवी का नाम भूल गया। मुझे वो मूवी जो है उनकी बहुत पसंद है। करिश्मा कपूर है उस मूवी में, उसमें उनकी एक्टिंग मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल, मज़ा आया मुझे देखने का। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं ना दिल के साफ लोगों की, तो हम डिप्लोमेटिक लोगों की बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो वाकई में साफ गो होते हैं और उनकी नीयत का भी पता चल जाता है। जिन लोगों की नीयत ख़राब होती है और सिर्फ दूसरों को वो कह लो कि डाउन फील करवाने के लिए करते हैं, उनकी भी नीयत का पता चल जाता है। सो आई थिंक जो लोग दिल के साफ होते हैं वो भी कड़वे ही लगते हैं। अगर उनकी नीयत साफ होती तो भी वो, क्योंकि अगला बंदा जो है उसकी जो नीयत है वो उतनी साफ नहीं होती, वो उस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के लिए वाकई में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिनको ये लगता है कि वो स्टैंड लेते हैं अपने लिए, सच्चाई के लिए, दूसरों के लिए, तो वो फिर स्टैंड उनकी अच्छी खासी कमर तोड़ता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा रेजिलियंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर नाना पाटेकर सर की बात करें
तो थ्रू आउट वो जिस तरह से इंडस्ट्री में रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें फिर वही बात आ जाती है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसकी वजह से लोग उनके साथ काम करते हैं, वरना प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, हर किसी के साथ झगड़ा करना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, को एक्टर्स के साथ इस तरह से रहना, तो मे बी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता ऐसे लोगों को समझना। बट अगेन जिन लोगों के साथ वो रहते हैं या जो लोग उनके साथ रहते हैं, फिर वो काफ़ी लंबे अरसे तक ना मुझे लगता है कि वो साथ रहता है। बाकी जहाँ तक उनकी लाइफ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि उनका जो मिजाज है वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव हम लोगों को उनकी मिजाज की वजह से देखने को मिले। बट स्टिल मुझे लगता है कि एक्टिंग में तो अनडाउटेडली वो कमाल के एक्टर हैं और बहुत मज़ा आता है उनकी एक्टिंग देखने का। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि वो सब एक्टर्स जो मतलब इतने स्पॉन्टेनियस हैं कि अगर कोई स्क्रिप्ट नहीं भी है उसके बावजूद वो इतने अच्छे डायलॉग्स बोल लेते हैं। थिएटर्स के एक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है उनकी एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल की होती है और आप मतलब जो व्यूवर्स हैं उनको देखने का भी बहुत मजा आता है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना।